हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना थ्योरी पोर्शन। बस एक घंटे आप मेरी बात को सुन लीजिए। आपका 15 नंबर सिक्योर होगा। मिनिमम 10 नंबर, मैक्स टू मैक्स 15 नंबर आपका क्या होगा, सिक्योर हो जाएगा। बस आपको सुनना है और अपने लैंग्वेज बना के लिखना है, याद नहीं करना है। सर इतना याद कैसे होगा, इतना थोड़ी आपको याद करना है। जब जब चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं देन आपको अपने लैंग्वेज में बना के लिखना। बट हाँ, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, तो बहुत ध्यान से सुनते रहना, ठीक है ना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ और एक घंटे में आपका 15 नंबर सिक्योर करने जा रहा हूँ। चलिए, कॉस्ट का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट? स्टेट हाउ कॉस्ट इज क्लासिफाइड ऑन द बिहेवियर बेसिस एंड एलिमेंट वाइज। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? मान लो एक प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट बनाने में कितना आपका आपने कितना रेंट पे किया, कितना सैलरी पे किया, कितना रॉ मटेरियल का अमाउंट पे किया, यही सबको अपने क्या बोलते हैं, कॉस्ट। क्या बोलते हैं, कॉस्ट। डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, यही सेम चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट की बात करते हैं तो बिहेवियर वाइज होता है, एलिमेंट वाइज होता है। बिहेवियर वाइज का मतलब होता है फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है, प्रोडक्शन का लेवल बढ़े या घटे, हम क्या रहेंगे भैया, फिक्स। आप 1000 यूनिट बनाओ तब भी हम फिक्स रहेंगे, आप 2000 यूनिट बढ़ाओ तब भी हम फिक्स रहेंगे। तो फिक्स कॉस्ट और द दोज कॉस्ट विच आर फिक्स्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट, कि आउटपुट बढ़े या घटे, हमारा जो कॉस्ट रहेगा वो क्या रहेगा, थ्रू आउट द ईयर फिक्स रहेगा। अगर वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा कॉस्ट बढ़ेगी, जैसे जैसे प्रोडक्शन कम होगा कॉस्ट कम होगी, उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ओके। और वेरिएबल कॉस्ट का एक और डेफिनेशन होता है कि जिसकी पर यूनिट कॉस्ट सेम होती है उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अगर सेमी वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं तो एक ऐसा कॉस्ट जिसमें फिक्स कॉस्ट भी पाया जाता है और वेरिएबल कॉस्ट भी पाया जाता है। जैसे आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी का मीटर, जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है, अगर आप अपने घर पे लाइट नहीं भी यूज करोगे तब भी आपको 100 रुपये का बिल देके चला जाएगा, बिकॉज वो फिक्स है, वो एक उसका एक चार्ज है। और उसके बाद जैसे जैसे आपका घर पे इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ते चला जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का यूज बढ़ते चला जाएगा, बिल भी बढ़ते चला जाएगा। और जैसे जैसे अभी ठंड आ रही है तो एसी वेसी कम चलेगा, तो कंजम्पशन कम होगा तो बिल भी कम आएगा। गर्मी में कंजम्पशन ज़्यादा होगा, बिल भी ज़्यादा, ठीक है। ठंड में कंजम्पशन कम, बिल भी कम। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे, एक मंथ के लिए अपना घर बंद करके चले जाओगे, फिर भी आपको 100, 200, 150 रुपए की बिल आ जाएगी। तो होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें कुछ कॉस्ट फिक्स है और कुछ कॉस्ट क्या है, वेरिएबल है, जिसका कुछ पोर्शन फिक्स है और कुछ पोर्शन क्या है, वेरिएबल है। बेस्ट एग्जांपल क्या है, आपके घर का जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है, ठीक है। अगर मैं एलिमेंट वाइज की बात करूं, किसकी बात करूं, एलिमेंट वाइज की बात करूं, तो एक होता है मटेरियल कॉस्ट, एक होता है लेबर कॉस्ट, एक होता है एक्सपेंसेस ओवरहेड। मटेरियल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल पे जो खर्चा हो रहा है, जो भी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल पे खर्चा हो रहा है, जो भी कंपोनेंट पे खर्चा हो रहा है, या अपने सप्लाईज बोलते हैं, जो भी सप्लाईज पे खर्चा हो रहा है। प्रोडक्शन करने के लिए आपको रॉ मटेरियल तो चाहिए, तो जो रॉ मटेरियल पे खर्चा हो रहा है उसको बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट। लेबर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो भी आपने सैलरी वेजेस पे किया वर्कर को, जो वर्कर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व है, उनको क्या मिलेगा, सैलरी मिला, वेजेस मिला, उसको बोलेंगे लेबर कॉस्ट। मतलब लेबर को दिया जाने वाला कॉस्ट। एक्सपेंसेस ओवरहेड का मतलब क्या होता है, एक फैक्ट्री है उसका रेंट है, उसे पावर लग रहा है, उस मशीन, बहुत सारी मशीन है तो उसका डेप्रिसिएशन कॉस्ट आ रहा है, और उसका लाइटिंग का खर्चा, वो सारा का सारा क्या होता है, ओवरहेड एक्सपेंसेस, ठीक है ना। एक अच्छा अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, स्टेट द एसेंशियल ऑफ गुड अकाउंटिंग सिस्टम। एक अच्छा अकाउंटिंग सिस्टम तभी होगा, आपका जो अकाउंटिंग सिस्टम अच्छा तभी होगा जब वो सिंपल और क्लियर होगा। जब भी आप कॉस्ट स्टेटमेंट पढ़े, आपको वो सिंपली आपको समझ में आ जाए और हर चीज़ें बहुत क्लियर क्लियर से हो, कुछ भी गलत उसमें ना हो, कोई भी एरर ना हो। द सिस्टम शुड बी सिंपल, अंडरस्टैंड एंड ईजी टू ऑपरेट। कॉम्प्लिकेटेड मेथड में भी कंफ्यूज स्टाफ एंड लीड टू एरर। तो अच्छा अकाउंटिंग सिस्टम, अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम वही है जो सिंपल है और क्लियर है। सुटेबल ऑफ द नेचर ऑफ बिजनेस, जैसा आपका बिजनेस उसके हिसाब से कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड होना चाहिए। जैसा आपका बिजनेस, जैसे अगर आप कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं तो आपको जॉब कॉस्टिंग, अगर आप शुगर मिल चलाते हैं तो आपको प्रोसेस कॉस्टिंग अपनाना पड़ेगा। सर ये जॉब कॉस्टिंग क्या होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है, आइए ना सेम थ्री में यही से पढ़ेंगे आप। सेम थ्री में आपको यही से पढ़ाया जाएगा, जॉब कॉस्टिंग क्या होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है, ठीक है। तो जैसा बिजनेस का नेचर वैसा आपको कॉस्टिंग मेथड यूज करना पड़ेगा। प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, ऑब्वियसली एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम वही है जो फिक्स खर्चा फिक्स में दिखाए, वेरिएबल खर्चा वेरिएबल में दिखाए, और सेमी फिक्स खर्चा और सेमी वेरिएबल खर्चा कहाँ दिखाए, सेमी वेरिएबल कॉस्ट में दिखाए। Efficient material and labor control. This system includes the proper control over the material purchase, store and usage, and also track the labor time and efficiency. एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए
जिसमें प्रॉपरली ये लिखा रहे कि रॉ मटेरियल में कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है, मतलब उसको परचेज करने में कितना खर्चा हो रहा है, उसको स्टोरेज में कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है, और वो कितना यूज़ हो रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, उसका भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। साथ ही साथ ये लेबर टाइम को भी ट्रैक करे कि एक लेबर कितना यूनिट बना रहा है पर डे के हिसाब से, या एक लेबर एक घंटे में कितना काम कर रहा है, उसकी ओवरऑल इफिशियंसी क्या है। अगर सब कुछ आप रिकॉर्ड करते हो तो अपने बोलेंगे जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है काफ़ी अच्छा है। और ऑब्वियसली फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जैसा सिचुएशन उसके हिसाब से आप अपने पॉलिसीज को चेंज कर सकते हैं। द सिस्टम शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू अडॉप्ट द चेंजिंग द बिजनेस कंडीशन। जैसे जैसे बिजनेस क्या होगा, चेंज होगा, आप उसके हिसाब से क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ओके जी सर, ये सारे क्वेश्चन ईयर पेपर वाले हैं, ठीक है, जो भी करा रहा हूँ सारे ईयर पेपर क्वेश्चन है। सर संग कॉस्ट क्या होता है, मेंशन द कॉस्ट यूनिट टू बी अप्लीकेबल अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री। ठीक है, संग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा कॉस्ट जिसको अपने कभी रिकवर नहीं कर सकते, चाहे मतलब ऐसा ऐसा खर्चा जो पास्ट में हुआ है, ऐसा खर्चा जो पास्ट में हुआ है बट हम लोग उसको रिकवर नहीं कर सकते, ना प्रेजेंट में रिकवर कर पाएंगे ना फ्यूचर में। ऐसा खर्चा जो पास्ट में हुआ है और हम उसको रिकवर नहीं कर गए, हो गया तो हो गया, उसको बोलते हैं संक कॉस्ट। इट इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट दैट शुड बी इन्फ्लुएंस करंट बिजनेस डिसीजन बिकॉज इट रिमेन द अनफेक्टेड बाय द फ्यूचर एक्शन। ओबियसली जो खर्चा पास्ट में हो चुका है आप उसको रिकवर नहीं करोगे तो प्रेजेंट में उसका इम्पैक्ट तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब जैसे रोड इंडस्ट्री का क्वेश्चन यही पूछा है कि रोड इंडस्ट्री है ना, रोड इंडस्ट्री, तो रोड इंडस्ट्री का कॉस्ट यूनिट क्या है, रोड इंडस्ट्री वाला रोड ट्रांसपोर्ट, तो रोड ट्रांसपोर्ट को हम लोग कैसे मापते हैं, किलोमीटर के हिसाब से मापते हैं, किलोमीटर पर पैसेंजर, पर टन किलोमीटर, और पर पैसेंजर या किलोमीटर जैसे भी होगा, रोड ट्रांसपोर्ट को हम लोग किलोमीटर के हिसाब से करते हैं। एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। नर्सिंग होम जो होते हैं जहाँ पे इलाज उलाज होता है पेशेंट वाइज होता है, पर पेशेंट पर डे कि एक दिन में कितना पेशेंट आता है। कोई बढ़िया नर्सिंग होम रहेगा तो एक दिन में ज़्यादा पेशेंट आएगा, कोई एवरेज रहेगा तो कम आएगा। शुगर इंडस्ट्री, हम लोग शुगर कैसे मांगते हैं, क्विंटल या केजी के हिसाब से मांगते हैं, तो शुगर इंडस्ट्री का यूनिट क्या, क्विंटल या केजी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का यूनिट क्या, के डब्ल्यू एच या हॉर्स पावर, के डब्ल्यू एच या हॉर्स पावर। केबल इंडस्ट्री ऑब्वियसली मीटर पे चलती है, मीटर या किलोमीटर, ठीक है। गैस इंडस्ट्री किस पे चलती है, क्यूबिक मीटर, गैस इंडस्ट्रीज का यूनिट क्या है, क्यूबिक मीटर या पर सिलेंडर। कैटरिंग सर्विसेज की यूनिट होती है पर मील सर्व्ड, हर एक प्लेट सर्व करते, किसी घर में देखना कैटरिंग का जो खर्चा होता है प्लेट वाइज होता है, जितना प्लेट उतना खर्चा, तो पर मील सर्व्ड मतलब पर प्लेट सर्व। एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री को हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं, पर एडवर्टीजमेंट और पर कैंपेनियन, जितना कैंपेनियन करेगा या जितनी बार एडवर्टीजमेंट करेगा उतना बार वो खर्च चलेगा, तो पर एडवर्टीजमेंट और पर कैंपेनियन। स्टील मैन्युफैक्चरिंग पर टन ऑफ स्टील, स्टील मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट क्या है, पर टन ऑफ स्टील। ट्रांसपोर्ट कैरिंग पैसेंजर ओबियसली किलोमीटर के हिसाब से लेगा, पर पैसेंजर या किलोमीटर के हिसाब से लेगा, पर पैसेंजर या किलोमीटर के हिसाब से लेगा। ओवरहेड अब्जॉर्प्शन एंड व्हाट डू यू नो विद अंडर अब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। स्टेट एनी टू मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ सच अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन इन कॉस्ट अकाउंट। देखो ऑब्जेक्शन ओवरहेड हम लोग पढ़े हैं, ऑब्जॉर्प्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन का मतलब बेसिकली होता है ORR, ओवरहेड रिकवरी रेट, इसी को बोलते हैं। तो मान लो ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को बनाने में जो भी खर्चा लग रहा है वो हम लोग कहाँ दिखाएंगे, इसी प्रोडक्ट में दिखाएंगे, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो मटेरियल कॉस्ट हो, चाहे लेबर हो, चाहे कोई भी हो। तो इस प्रोडक्ट को बनाने में जो भी खर्चा हो रहा है हम लोग इसी में दिखाते चले जा रहे हैं, इसी को अपने बोलते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसका फॉर्मूला तुम लोगों को मैंने पढ़ाया था, ओवरहेड डिवाइडेड बाई, अगर आपका लेबर इंटेंसिव मशीन है तो डिवाइडेड बाई टोटल लेबर आवर, और अगर मशीन इंटेंसिव टेक्नोलॉजी मशीन इंटेंसिव आपकी फैक्ट्री है तो डिवाइडेड बाई मशीन आवर वर्क। देख लो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाई बेस, बेस क्या होगा, या तो लेबर आवर होगा या तो मशीन आवर। आपकी जो कंपनी है अगर लेबर इंटेंसिव है तो लेबर आवर, अगर कैपिटल इंटेंसिव है तो मशीन आवर। मतलब वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव मतलब सारा का सारा काम किससे करवा रहे हो, मशीन से करवा रहे हो। तो ओवरहेड अब्जॉर्प्शन का डेफिनेशन यहाँ देख लीजिए, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रिफर्स टू द, अच्छा ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप में। कितना बार बोलूँ, सारा का सारा पीडीएफ हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में डाल देते हैं, और कमेंट बॉक्स में चेक कर लेना, पिन किया हुआ रहेगा। ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग शेयर ऑफ टोटल ओवरहेड कॉस्ट टू द ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और कॉस्ट। मतलब क्या, मान लो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा हो रहा है इसमें डाल दो, और इसमें कितना खर्चा हो रहा है इसमें डाल दो, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। तो इट रिफर्स द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ शेयर ऑफ टोटल ओवरहेड कॉस्ट
जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मान लो ये एक फैक्ट्री है, ये मान लो रेंट है। अब इस फैक्ट्री में मान लो दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन वन, प्रोडक्शन टू। तो ये रेंट क्या करोगे, थोड़ा बहुत इसमें दिखाओगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन में दिखाओगे, थोड़ा बहुत प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू में दिखाओगे। तो ओ आर आर को क्या अपने, ओ आर आर ही हमारा क्या होता है, ओवरहेड रिकवरी रेट, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय बेस। बेस अगर लेबर आवर तो लेबर आवर, मशीन आवर तो मशीन आवर। अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन, अंडर रिकवरी एंड ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है रिकवरी। तो अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन, अंडर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, अंडर एब्जॉर्प्शन या अंडर रिकवरी का मतलब होता है बजट था मान लो 1 लाख रुपया, खर्चा हो गया, कंपनी ने सोचा था कि, कंपनी ने स्टार्टिंग में बजट बजट बनाया था 1 लाख रुपया का, बट खर्चा हुआ 1 लाख रुपये से ज़्यादा है, इसको बोलते हैं अंडर रिकवरी या अंडर एब्जॉर्प्शन। देखो ना, बजट था 90,000 पर खर्चा कितना हो गया, 1 लाख रुपया। तो 10,000 रुपया ज़्यादा खर्चा हो गया, इसी को अपने बोलते हैं अंडर रिकवरी। ओवर रिकवरी का मतलब क्या है, बजट था आपका 1,10,000, देखो ना 1,10,000 इज एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब मतलब स्टार्टिंग में आपको लगा था, स्टार्टिंग में आपको लगा था कि 1,10,000 रुपये आप खर्च करेंगे, बट एक्चुअल में खर्चा कम हुआ, 1 लाख रुपया हुआ, तो आपने 10,000 क्या किया, सेव कर लिया। तो जो 10,000 आपका सेविंग है दैट इज कॉल्ड ओवर एब्जॉर्प्शन। क्या क्या मेथड ये लोग यूज करता है, तो क्या क्या मेथड यूज करता है, पहला होता है यूज ऑफ सप्लीमेंट्री रेट। सप्लीमेंट्री रेट का मतलब क्या है, आपका बजट कितना था, 1 लाख रुपया, खर्चा कितना हुआ, 80,000, तो डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा, 20,000 रुपया का। अरे भाई 1 लाख का बजट था, खर्चा हुआ 80,000, तो कितना आपने सेव कर लिया, 20,000। तो इसी को अपने बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड एब्जॉर्ब, डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड एब्जॉर्ब। एक्चुअल कितना खर्चा हुआ और कितना आपने बजट बनाया था, एक्चुअली में आपका कितना खर्चा हुआ और एक्चुअल में कितना बजट बनाया था। मान लेते हैं आपका खर्चा हुआ था 1 लाख रुपया और आपने बजट बनाया था 20,000 रुपया, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 20,000। उस 20,000 को डिवाइड कर दो लेबर आवर या मशीन आवर से, या टोटल यूनिट से कर दो, तो आपको बोलेंगे सप्लीमेंट्री रेट। तो वन मेथड इज सप्लीमेंट्री रेट। तो सप्लीमेंट्री रेट इज कैलकुलेटेड टू एडजस्ट द डिफरेंस बिटवीन द एब्जॉर्ब्ड एंड एक्चुअल अपलोड। मतलब बोल रहा है कि ओवर आपका इनिशियली मान लो बजट था 1 लाख रुपया, बट आपने खर्चा किया मान लेते हैं 70,000 रुपया आपने खर्चा किया। तो इन दोनों के डिफरेंस को अगर यूनिट से डिवाइड कर दो या लेबर आवर से डिवाइड कर दो या मशीन आवर से डिवाइड कर दो, इसी को अपने बोलते हैं सप्लीमेंट्री रेट। एक होता है कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। इफ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन इज स्मॉल एंड टेम्पोररी, इट मे बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड टू बी एडजस्ट अगेंस्ट द फ्यूचर ओवरहेड। बोल रहा है जो आपका ओवर रिकवरी है या जो अंडर रिकवरी है वो बहुत छोटा पार्ट है, बहुत स्मॉल पार्ट है, तो नेक्स्ट ईयर उसको कैरी फॉरवर्ड कर दो और नेक्स्ट ईयर के ओवरहेड के साथ एडजस्ट हो जाएगा। राइटिंग ऑफ द कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, if the amount is abnormal or not related to the future period, it is directly written off to the costing pl account। मतलब एक ऐसा खर्चा जो फ्यूचर में इररिलेवेंट है, ऐसा खर्चा जो फ्यूचर में इररिलेवेंट है, या ऐसा खर्चा जो एबनॉर्मल है, जैसे आग वगैरह लग गया, ठीक है ना, एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल खर्चा या इररिलेवेंट खर्चा को हम लोग कहाँ दिखाते हैं, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट दिखाते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, मटेरियल चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया था। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि कितना क्वांटिटी ऑर्डर करूं, हजार हजार यूनिट ऑर्डर करूं या 2,000 यूनिट ऑर्डर करूं या 5,000 यूनिट ऑर्डर करूं या 100 यूनिट ऑर्डर करूं, कितना यूनिट मैं ऑर्डर करूं जिससे मेरी जो ओवरऑल कॉस्ट है क्या है, कम आए। चाहे वो लाने का खर्चा हो जिसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, चाहे वो रखने का खर्चा हो जिसको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट, दोनों क्या हो, बराबर हो। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या है, मैं कितने नंबर ऑफ यूनिट्स को ऑर्डर करूं एट ए टाइम, एक टाइम पर मैं कितने नंबर ऑफ यूनिट्स को ऑर्डर करूं जहां पे मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो कम आए, और साथ ही साथ टोटल कॉस्ट तो कम आए, साथ ही साथ जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है और जो कैरिंग कॉस्ट है, मतलब माल लाने का जो खर्चा है और माल रखने का जो खर्चा है, दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मटेरियल चैप्टर में तो बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं आप लोग, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये होता है, ए का मतलब एनुअल कंजम्पशन, एस का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, सी का मतलब कैरिंग कॉस्ट, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 फटाफट स्टार्ट करते हैं। ओके, टोटल 26 क्वेश्चन है, जिसमें से 25 ही है, एक क्वेश्चन रिपीट किया है, तो 25 क्वेश्चन ही टोटल। ठीक है, क्वेश्चन 6 क्या बोलता है, ओवर टाइम प्रीमियम क्या होता है एंड हाउ कैन बी ट्रीटेड इन द कॉस्ट अकाउंट। सजेस्ट टू स्टेप दैट कैन बी टेकन इन कंट्रोल ओवर टाइम एंड हाउ डज ओवर टाइम अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये पूरा क्वेश्चन है 5 नंबर का। देखो, ओवर टाइम प्रीमियम का मतलब होता है जब एक वर्कर अपने रिक्वायर्ड, जो उसको बोला गया था उससे ज्यादा घंटे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, उसको एक दिन में 9 घंटे काम करने के लिए बोला गया था और रेट था मान लो 1 घंटे का 100 रुपया, तो पर डे उसका पेमेंट कितना होता था, 900 रुपया। बट हो सकता है फ्यूचर में डिमांड आ गया, हो सकता है अचानक से बहुत सारे ऑर्डर आ गए, तो अब इनको बोल रहा है भैया एक दिन में 9 घंटे तो काम करने हैं, प्लीज आप 3 घंटे एक्स्ट्रा काम करिए। तो ये वर्कर बोलेगा भाई 9 घंटे तो काम कर रहा हूँ, 3 घंटे एक्स्ट्रा काम करा रहे हो तो पेमेंट 100 रुपया करके नहीं लूंगा, ये तो मेरा नॉर्मल रेट है, मेरे को जो पेमेंट चाहिए वो एक्स्ट्रा चाहिए। तो कंपनी बोलती ठीक है भाई, डबल दे देंगे, 200 रुपया करके दे देंगे। तो कंपनी कितना पे कर रही है, 600 रुपया पे कर रही है। ये जो एक्स्ट्रा पे की, जो कंपनी 600 रुपया एक्स्ट्रा पे की, दैट इज कॉल्ड ओवर टाइम प्रीमियम। ठीक है, ओवर टाइम प्रीमियम कंप्लीट द अर्जेंट वर्क बट इट कैन बी अनकंट्रोलेबल एंड इट कैन बी इंक्रीज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑब्वियसली ज़्यादा पे करोगे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही। ओवर टाइम प्रीमियम इज द एक्स्ट्रा अमाउंट पेड टू द वर्कर, जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम पे कर रहे हैं वर्कर को फॉर वर्किंग बियॉन्ड द नॉर्मल वर्किंग आवर। भाई 9 घंटे से ज़्यादा काम कर रहा था ना, 9 घंटे से वो एक्स्ट्रा कितने घंटे काम किया, 3 घंटे, उस 3 घंटे के लिए जो हमने एक्स्ट्रा पेमेंट दिया, दैट इज कॉल्ड ओवर टाइम प्रीमियम। ठीक है ना। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कॉस्ट अकाउंट में, देखो, अगर ओवर टाइम एक नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है, मतलब आप डेली ओवर टाइम करते हैं, डेली ओवर टाइम करते हैं, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड में दिखाओगे। बट अगर ओवर टाइम आप साल भर में 1 या 2 बार करते हो या 3 बार करते हो, मतलब कोई अचानक से ऑर्डर आ गया तब आप ओवर टाइम करते हो, तो इस केस में हम लोग उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कॉस्ट में उसको डाल देते हैं ना, तो वो टोटल, मतलब उसको आप टोटल कॉस्ट में ऐड नहीं करते हो। मान लो अचानक से 1000 यूनिट का ऑर्डर आया, तो जो भी ओवर टाइम रहेगा उस 1000 यूनिट में डाल देंगे, टोटल कॉस्ट में नहीं डालेंगे, मतलब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ही एक्स्ट्रा डाल देंगे। बिकॉज स्पेशल ऑर्डर आया तो स्पेशल ऑर्डर का पार्ट बनेगा, स्पेशल ऑर्डर आया तो वो स्पेशल ऑर्डर का ही पार्ट बनेगा। ठीक है, अगर ओवर टाइम अब नॉर्मल रीजन के वजह से हुआ, मान लो मशीन वशीन टूट गई, उसके वजह से ओवर टाइम करना पड़ गया, तो कॉस्टिंग पीएल में दिखा देंगे। कहाँ दिखाएंगे, कॉस्टिंग पीएल में। ओवर टाइम को कंट्रोल करने का तरीका क्या है, पहला भैया प्लानिंग अच्छे से करिए, प्लानिंग अच्छे से करिए, इस प्रकार से प्लानिंग करिए कि कंपनी को ओवर टाइम का ज़रूरत ना पड़े, एक नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में ही, नॉर्मल कोर्स में ही, मतलब 9 घंटे में ही काम हो जाए, तो प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। इफेक्टिव सुपरवाइजर एंड वर्क स्टडी, जो आपका सुपरवाइजर वो प्रॉपरली देखते रहे कि सारे वर्कर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हो सकता है वर्कर लोग जानबूझ करके डिले काम करता है, जिससे वो ओवर टाइम का फ़ायदा उठाए। भैया 9 घंटे का पैसा मिल रहा है, तो 9 घंटे तो जी जान लगा के काम करिए। तो आपका सुपरविजन भी बहुत मैटर करता है। Authorization for overtime. Overtime should be done only for the written approval from the production manager or supervisor to avoid the excess labor cost. बोला अगर ओवर टाइम करवाना है या करना है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का यहाँ पे ऑथराइजेशन लगेगा। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलता है तभी ओवर टाइम कोई लेबर कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। इफेक्ट क्या होता है ओवर टाइम का, अगर आप ओवर टाइम ज़्यादा करवाते हो लेबर से, तो ऑब्वियसली आपका लेबर कॉस्ट तो बढ़ेगा और जो इफिशियंसी होगी कम हो जाएगी। एक लेबर अगर बहुत ज़्यादा काम करेगा, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, आप भी अगर 12-12 घंटे 15-15 घंटे पर डे काम करेंगे और रेस्ट प्रॉपर नहीं मिलेगा, तो आपकी जो इफिशियंसी होगी क्या होगी, कम हो जाएगी। डिस्टॉर्ट द कॉस्ट कंपेरिजन, product produced during the overtime may appear the more expensive, leading to the inaccurate cost comparison with the normal time production। बोला जो नॉर्मल टाइम प्रोडक्शन से जो कॉस्ट आएगी और जो ओवर टाइम से कॉस्ट आएगी, उन दोनों में बहुत डिफरेंस आएगा। नॉर्मल टाइम की जो कॉस्ट होगी कम होगी और ओवर टाइम की जो कॉस्ट होगी वो ज़्यादा होगी। मे लीड टू अनइक्वल वर्कलोड। ऑब्वियसली अनइक्वल वर्कलोड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि सम वर्कर work overtime, it may causes the dissatisfaction among the other worker, affecting team morale and productivity। कुछ लोग ओवर टाइम कर रहे हैं, कुछ लोग नॉर्मल वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या हो गया, अनइक्वल वर्कलोड हो गया, मतलब कुछ लोग पे ओवर टाइम का प्रेशर है और कुछ लोग पे नॉर्मल टाइम का प्रेशर है, तो अनइक्वल हो गया। उस अनइक्वल की वजह से हो सकता है वर्कर आपस में जेलेसी कर रहे हैं, और जेलेसी की वजह से जो अनप्रोडक्टिविटी होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है,
डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, स्टेट एनी फोर ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। देखो डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा खर्चा, ऐसा खर्चा, ऐसा खर्चा जिसको हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है, जिसको इजीली हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए, इजीली हम लोग मेजर कर पाए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। डायरेक्ट कॉस्ट रिफर्स टू द ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट, जॉब और प्रोसेस, ठीक है। ऐसा खर्चा जो हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर ले, इजीली उसको मेजर कर ले और उसी प्रोडक्ट में उसको ऐड कर दे, उसी खर्चा को बोलते हैं डायरेक्ट खर्चा। अगर मैं इनडायरेक्ट की बात करूं, जिसको हम लोग इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और या इजीली मेजरमेंट नहीं कर पाते, ठीक है, तो उसके लिए फिर हम लोग ओवरहेड का कॉन्सेप्ट आ जाता है। दीज आर द कॉमन कॉस्ट इनकर्ड ऑन द बिहाफ ऑफ सेवरल प्रोडक्ट। जैसे एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में तो बहुत सारी मशीन है, बहुत सारे लाइट है, बहुत सारे वर्कर है, तो जो फैक्ट्री का रेंट आएगा वो सब में डिवाइड करें। एक फैक्ट्री में तो बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है ना, मान लो एक फैक्ट्री में 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो जो रेंट होगा वो तीनों प्रोडक्ट में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इस केस में जो रेंट हो गया वो ओवरहेड हो गया, मतलब इनडायरेक्ट ओवरहेड हो गया, इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया, ठीक है ना। इनडायरेक्ट कॉस्ट आर दोस दैट सपोर्ट द प्रोडक्शन बट कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रेस टू द सिंगल प्रोडक्ट। ऑब्वियसली ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन करने में बहुत हेल्पफुल करता है, बट आप ये नहीं बोल सकते हैं कि इस आउटपुट के लिए, इस सिंगल प्रोडक्ट के लिए ये वाला खर्चा है, वो आपको प्रॉपर मेथड यूज करना पड़ेगा। और वैसे भी अगर आपको ना डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट अच्छे से पढ़ना है तो मैंने ओवरहेड का क्रैश कोर्स वीडियो वगैरह चेक करिएगा, क्रैश कोर्स वीडियो चेक कीजिएगा, उसमें मैंने ओवरहेड डे 1 डाला है, पार्ट ए डाला है। उस पार्ट ए डाले का स्टार्टिंग में ही ओवरहेड क्या होता है, डायरेक्ट खर्चा क्या होता है, इनडायरेक्ट खर्चा क्या होता है, मैंने डिटेल पूरा थ्योरी पढ़ाया है, तो वो भी अगर आप देख लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट का एग्जांपल क्या होता है, जैसे लुब्रिकेंट हो गया, स्मॉल टूल हो गया, क्लीनिंग मटेरियल हो गया, जो पे मशीन है वो साफ ऑफ करने के लिए। इनडायरेक्ट लेबर में क्या हो गया, सुपरवाइजर का सैलरी, क्लर्क का सैलरी, स्टाफ का सैलरी। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो गया, फैक्ट्री का रेंट, रॉ मटेरियल का इंश्योरेंस, लाइटिंग खर्चा और मशीन का डेप्रीशिएशन, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव का पहला, हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्यों फॉलो करते हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कॉस्ट निकालना, टू असर्टेन द कॉस्ट। The main objective of the cost accounting is to determine the exact cost of a production per unit और per job, या तो पर ऑर्डर का कॉस्ट या पर यूनिट का, हर एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, दैट इज वाई हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करते हैं। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट ना लगे, उतनी कॉस्ट लगे जितना ज़रूरत है, और साथ ही साथ कॉस्ट कंट्रोल। जब हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करते हैं तो उसमें बहुत सारे कॉस्टिंग के रूल है, बहुत सारे कॉस्टिंग के मेथड है, बहुत सारे कॉस्टिंग के स्टैंडर्ड है। जब हम वो सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं तो हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट आती है वो कम आती है और हम एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल। फिर डिसीजन मेकिंग में अगर कॉस्टिंग आपने अच्छे से कर लिया तो प्राइस आप सही चार्ज करोगे, कॉस्टिंग अगर खराब होगा तो प्राइस आपका गलत चार्ज होगा, तो डिसीजन मेकिंग में भी बहुत हेल्प करता है। बजट और फॉरकास्ट में भी बहुत मैटर करता है। अगर आपने सोचा कि स्टार्टिंग में 1 लाख रुपया खर्च होगा, हो गया 5 लाख रुपया खर्च एक्चुअल में, स्टार्टिंग में आपने बजट बनाया 1 लाख रुपया का, एक्चुअल में हुआ 5 लाख रुपया, तो ये 4 लाख का जो डिफरेंस है ना, ये आपका हालत मतलब कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए प्रॉपर बजटिंग के लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ इफिशियंसी, जब आप बजटेड परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हो एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, इससे ये पता चलता है कि वर्कर कितना एफिशिएंट है, मशीन कितना एफिशिएंट है और डिपार्टमेंट कितना एफिशिएंट है। तो स्टार्टिंग में ही कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के स्टार्टिंग में ही हम लोग क्या करते हैं, बजट सेट करते हैं, और जब एक्चुअल डेटा को बजटेड डेटा मतलब प्री डिसाइडेड डेटा से जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि लेबर इफिशिएंट है या डिपार्टमेंट एफिशिएंट है या मशीन एफिशिएंट है। एग्जांपल, मान लो आपने एक लेबर को बोला कि भैया पूरे मंथ में आपको 100 यूनिट बनाना है, ठीक है, तो ये हो गया आपने स्टैंडर्ड को सेट कर दिया। अब अगर वो 100 से ज़्यादा बनाता है तो भैया इफिशियंट है, अगर वो 100 से कम बनाता है तो लेस इफिशियंट है। तो विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हम लोग ये पता कर सकते हैं कि लेबर इफिशियंट है, मतलब अच्छा काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, और ओवरऑल जो मशीन्स है वो अच्छे से प्रोडक्शन कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। ठीक है, लेबर टर्नओवर एंड हाउ कैन बी मेजर्ड, स्टेट एनी 4 रीजन ऑफ लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर का मतलब होता है कि मान लो एक कंपनी में 100 लोगों ने ज्वाइन किया और 2 मंथ के बाद 80 लोगों ने छोड़ दिया, इस कंपनी का जो लेबर टर्नओवर वो ज़्यादा है, मतलब लोग आ रहे हैं, टिक नहीं रहे, चले जा रहे हैं।
ऐसे ही मान लो एक कंपनी इसमें 100 लोगों ने ज्वाइन किया और 20 लोगों ने छोड़ा और 80 लोग 2-3 साल तक कंटिन्यू काम किए जा रहे हैं, तो ऐसी कंपनी का जो लेबर टर्नओवर है वो कम है, मतलब वो अच्छी कंपनी है। ठीक है। तो लेबर टर्नओवर रिफर्स टू द रेट ऑफ चेंज इन लेबर फोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड, कि जैसे जैसे लोग कंपनी को छोड़ते जाएंगे, हो सकता है किसी साल में कम छोड़े, किसी साल में ज़्यादा छोड़े। आए थे 100 लोग, जिसमें से चले गए 80 लोग चले गए या 70 लोग चले गए, तो एक परसेंट होगा ना कि जब 100 लोग ज्वाइन करता है उसमें से 10% लोग छोड़ देते हैं, या 20% लोग छोड़ देते हैं, या 50% लोग कंटिन्यू स्टे करते हैं 4-5 साल 10 साल के लिए। तो जिस रेट से हम लोग ये पता करते हैं कि लेबर फोर्स कंपनी को लीव करती है या स्टे करती है, उसी रेट को अपने बोलते हैं लेबर टर्नओवर। डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, मेजरमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर, जो ऑलरेडी हम लोग सेपरेशन मेथड पढ़े थे ना, लेबर चैप्टर सेपरेशन मेथड पढ़े थे ना, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ। रिप्लेसमेंट मेथड पढ़े थे, वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ। फ्लक्स मेथड पढ़े थे। ठीक है। रीजन फॉर लेबर टर्नओवर, पहला पर्सनल रीजन, या हेल्थ प्रॉब्लम था, या फैमिली इशू था, या शादी वादी कर रहा था, छोड़ दिया कंपनी को। ठीक है। जॉब डिससेटिस्फेक्शन, जॉब पसंद नहीं आया तो कंपनी को छोड़ दिया। वर्किंग कंडीशन बेकार था तो नहीं पसंद आया, कंपनी को छोड़ दिया। अच्छा खासा सैलरी वैलरी नहीं था, इन एडुकेट वेजेस एंड बेनिफिट, तब भी छोड़ दिया। जॉब सिक्योरिटी नहीं थी तो इस केस में भी उसकी जॉब चली गई। स्टेट द प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, क्या क्या पहला प्रिंसिपल है कॉस्ट अकाउंटिंग का, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। एक यूनिट है, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी, उसके लिए हम लोग प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करते हैं। प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पॉलिसी हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, इन सबको आइडेंटिफाई करते हैं। जो फिक्स कॉस्ट है उसको फिक्स दिखाते हैं, जो वेरिएबल है वो वेरिएबल वाला खर्चा वेरिएबल में, फिक्स वाला खर्चा फिक्स में। और प्रॉपर मेथड्स को फॉलो करते, प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते, तब जाकर एक बढ़िया कॉस्ट शीट बनती है, बढ़िया बोल सकते हो कॉस्ट असर्टेनमेंट होता है। मैच कॉस्ट विद रेवेन्यू का मतलब हो गया कि हम लोग क्या करते हैं, जिस ईयर में जो खर्चा हुआ हम लोग उसको उसी ईयर में दिखाते हैं। 2025 का खर्चा 2025 में दिखाते हैं, प्लस 2025 में जो भी खर्चा हुआ उसको कंपेयर करेंगे 2025 के इनकम के साथ, मतलब रेवेन्यू के साथ। और फिर 2025 का खर्चा और 2025 का रेवेन्यू, फिर दोनों का जो डिफरेंस निकालते हैं उससे ये पता चलता है प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। इसको बोलते हैं मैचिंग कॉस्ट विद रेवेन्यू। कंट्रोल कॉस्ट एंड रिगर्ड, ये तो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ऊपर वाला टॉपिक पढ़ा था। ये ऑलरेडी वाला टॉपिक में अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव में डिस्कस कर दिया था। यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग पॉलिसी जब आप फॉलो करते हो तो चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, चाहे डिपार्टमेंट 1 हो चाहे डिपार्टमेंट 2 हो, हर एक जगह पे आप कंसिस्टेंट पॉलिसीज को फॉलो करते हैं, कंसिस्टेंट मेथड को क्या करते हो, फॉलो करते हो। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या कॉस्ट अकाउंटिंग का, ऑलरेडी डन है। कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस आप लोग कर लीजिएगा। नॉर्मल डेफिनेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग आपको पता है ना, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड एनालाइजिंग द कॉस्ट टू कंट्रोल एंड रिड्यूस देम। क्या करते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग कॉस्ट को क्या करते हैं, कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है, और फिर उसका एनालिसिस करते हैं कि भैया अगर फालतू का खर्चा है तो उसको हटाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट कंट्रोल। उसको फालतू फालतू खर्चा को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको रिड्यूस करते हैं, कॉस्ट कंट्रोल। ये सब जब आप कॉस्टिंग डिटेल में पढ़ोगे तो बताया जाता है कि कैसे पता करेंगे कॉस्टिंग ज़्यादा हो रही है कम हो रही है। इट इज़ द फाइनेंशियल प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, अरे फाइनेंशियल अकाउंट का डेफिनेशन पढ़ा है ना, इट इज़ रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन टू डिटरमाइन ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। किसी भी कंपनी के इनकम को, एक्सपेंसेस को, लाइबिलिटी को, एसेट को रिकॉर्ड करना और उसके फाइनेंशियल पोजीशन को बताना कि भैया कंपनी के एसेट कम है या कंपनी के एसेट ज़्यादा है, या लाइबिलिटी कम है या लाइबिलिटी ज़्यादा है, कंपनी सॉल्वेंट है या बेकार है। ये कौन बताता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताता है। कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग टू असेंड द कॉस्ट पर यूनिट, कंट्रोल कॉस्ट, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे। फिर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड शो द रिजल्ट। ये आपको पता है इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है। What do you mean by the idle time and what are the causes of idle time and how can idle time wages be treated in a cost account? Idle time का मतलब क्या होता है? Idle time refers to the time lost by the worker during they are paid but no production work is done। मतलब ऐसा टाइम जहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा फिर भी उनको पे करना पड़ा। जैसे वो मशीन को सेटअप कर रहे हैं तो मशीन तो काम नहीं कर रही है, फिर इस सेटअप करने में टाइम तो लग रहा है, तो जो टाइम को लॉस हुआ है वर्कर के द्वारा, जो टाइम को लॉस हुआ है वर्कर के द्वारा, बट उससे
कंपनी को कोई प्रोडक्शन नहीं मिली, प्रोडक्शन एक भी यूनिट का प्रोडक्शन उससे नहीं बढ़ा है, उसको हमने बोलते हैं आइडल टाइम। जैसे मशीन को तुम रिपेयर कर रहे हो, मशीन को तुम सेटअप कर रहे हो, तो उसके लिए वर्कर तो सैलरी तो लेगा ही, बट कंपनी को कोई फायदा नहीं हो रहा, उसी को बोलते हैं आइडल टाइम। कॉजेस क्या है? पहला एक नॉर्मल कॉज है, जैसे मशीन को सेटअप कर रहे हो तो ये एक नॉर्मल कॉज है। वेटिंग फॉर मटेरियल टूल्स एंड इंस्ट्रक्शन, हो सकता है ये भी है कि आप मशीन में काम करने गए, रॉ मटेरियल खत्म हो गया, या आप मशीन में काम करने गए तो उधर से बड़े होता ना टॉप लेवल को मैसेज आया कि आपको 2 दिन के बाद प्रोडक्शन करना, अभी 2 दिन आपका कोई काम नहीं है, तो ये सब क्या है? नॉर्मल रीज़न है। रूटीन ब्रेक्स, मशीन चलते चलते ब्रेक डाउन हो गया, या नॉर्मली आप रेस्ट पे चले गए, अच्छा ब्रेक डाउन हो गया मशीन, तो एब नॉर्मल है। रूटीन ब्रेक्स का मतलब खाना खाने पीने चाय पानी का जो छुट्टी हो गया उसको बोलते हैं रूटीन ब्रेक्स। एब नॉर्मल आइडल टाइम का मतलब क्या होता है? मशीन का एब नॉर्मल आइडल टाइम मतलब एब नॉर्मल लॉस, मशीन का टूट जाना, फैक्ट्री में बाढ़ आ जाना, मतलब पानी आ गया, फैक्ट्री में पानी डूब गया तो मशीन ख़राब हो गया, या ऐसे चलते चलते मशीन टूट गया, या फायर फैक्ट्री में आग लग गया तो मशीन टूट गया, मशीन ख़राब हो गया, तो इस केस में प्रोडक्शन तो नहीं हो पा रहा है, तो इसको बोलते हैं एबनॉर्मल आइडल टाइम। डिस्कस द इम्पोर्टेंस इन कॉस्ट अकाउंटिंग, जो आपने ऑब्जेक्टिव पढ़ा है ना वही डाल देना यहाँ पे, ठीक है? जो आपने ऑब्जेक्टिव पढ़ा है यहीं पर डाल देना। स्टेट द स्टेट द मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग फॉर द फॉलोइंग इंडस्ट्री। पहला ऑयल रिफाइनिंग, हॉस्पिटल, टॉय, इंटीरियर डेकोरेशन, शिप बिल्डिंग, इसके लिए कौन कौन सा कॉस्टिंग फॉलो करते हैं? ऑयल के लिए कौन सा कॉस्टिंग, ऑयल रिफाइनरी के लिए कौन सा कॉस्टिंग फॉलो करते हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग, बस खाली से नाम लिखना है, इसके सामने जस्ट नाम को लिखना है। हॉस्पिटल के लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग फॉलो करते हैं। टॉय मेकिंग के लिए बैच कॉस्टिंग फॉलो करते हैं, बिकॉज जो खिलौना वो बैच में बनता है। बैच मतलब बैचेस, मतलब क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी एक बार में बन गया। इंटीरियर डेकोरेशन जॉब कॉस्टिंग का पार्ट है। शिप बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का पार्ट है। थोड़ा सा ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है? जैसे इंटीरियर डेकोरेशन आपका जॉब कॉस्टिंग, ठीक है ना? जॉब कॉस्टिंग का मतलब पता है क्या होता है? ऑर्डर। जैसे इंटीरियर डेकोरेशन क्या होता है? ऑर्डर के हिसाब से होता है। आपका घर छोटा है तो उसके हिसाब से इंटीरियर का पैसा लगेगा, बड़ा घर है तो उसके हिसाब से इंटीरियर का पैसा लगेगा। तो जब आप ऑर्डर वाइज खर्चा करते हो ना, उसको बोलते हैं, मतलब ऑर्डर वाइज जब आप कॉस्ट का पता करते हैं तो उसको बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। शिप बिल्डिंग मतलब क्या हो रहा है? जो शिप बिल्डिंग वगैरह काम हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो गया यहाँ पे, ठीक है? टॉय मेकिंग, टॉय तो बैचेस में, मतलब लार्ज क्वांटिटी में खिलौने बनते हैं तो बैच कॉस्टिंग। हॉस्पिटल क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है, तो सर्विस कॉस्टिंग को ही बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। और ऑयल में क्या हो रहा है? प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस मतलब पहले कच्चा तेल होता है, उसको प्रोसेस 1 में डालते हैं, फिर प्रोसेस 2 में डालते हैं, फिर फाइनली वो तेल हमें मिलता है, चाहे वो बेसिकली बोल सकते हैं कार में डालो या पेट्रोल में डालो या खाने पीने का जो भी है। तो प्रोसेस, एक एक प्रोसेस, दो प्रोसेस से होकर गुजरता है, उसको बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। और पता है सेम 3 में यही सिलेबस है, जो आपका सेम 3 का यही सिलेबस है। प्रोसेस कॉस्टिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ना पड़ेगा, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पढ़ना पड़ेगा, जॉब कॉस्टिंग पढ़ना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा सेम 3 का 50% सिलेबस कॉस्ट का यही है। तो सेम 3 में आओगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट का डिफरेंस क्या है? देखो, कॉस्ट यूनिट मतलब वही पर यूनिट कॉस्ट, एक यूनिट का जो कॉस्ट होता है उसको बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट सेंटर क्या होता है? कॉस्ट सेंटर बेसिकली क्या होता है? एक मान लो एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डेली बेसिस पे कितना खर्चा हो रहा है कहीं पे तो रिकॉर्ड किया जाएगा। तो जो पर्सन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे हो रहे डेली खर्चे को एक जगह पे रिकॉर्ड कर रहा है उसको बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। तो उसका छोटा सा कहीं पे ऑफिस होगा, छोटा सा कहीं पे केबिन होगा, जहाँ पे बैठ करके वो देख रहा है कि पर डे मटेरियल कितना आ रहा है, लेबर कितने काम कर रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा कितना पेमेंट किया गया, ओवरऑल मशीन पे कितना बिल आ रहा है। तो जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हो रहा है उसको कोई एक बंदा रिकॉर्ड कर रहा है, उसको बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। क्या बोलते हैं? कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर इज ए लोकेशन या पर्सन और इक्विपमेंट वेयर कॉस्ट आर कलेक्टेड एंड कंट्रोल, या एक ऐसा पर्सन हो या ऐसा लोकेशन हो जहां पर सारे के सारे खर्चे को रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसी को बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। अब ये डिपार्टमेंट वाइज हो सकता है, सेल्स डिपार्टमेंट का अपना कॉस्ट सेंटर है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अपना कॉस्ट सेंटर है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का अपना कॉस्ट सेंटर है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट अपना अपना कॉस्ट सेंटर बना के रखे हैं, और उस डिपार्टमेंट में जो भी खर्चा होगा उस कॉस्ट सेंटर में क्या होगा, मतलब उस जगह पे क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। तो उस प्लेस का नाम है कॉस्ट सेंटर, ठीक है? स्टेट द नीड फॉर द प्री डिटरमाइंड ओवरहेड इन फैक्ट्री। अच्छा, कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट का डिफरेंस पढ़ा रहा था ना। अ कॉस्ट यूनिट इज ए यूनिट
यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस फॉर विच कॉस्ट इज असर्टेन, मतलब कॉस्ट यूनिट इज द यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस फॉर विच कॉस्ट इज असर्टेन, मतलब एक यूनिट का जो कॉस्ट होता है उसको बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट सेंटर का? टू कलेक्ट एंड कंट्रोल द कॉस्ट इनकर्ड इन द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितना कॉस्ट हुआ उसी में रिकॉर्ड करेंगे। टू एक्सप्रेस द टोटल कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ मेजरेबल क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ मेजरेबल क्वांटिटी, मतलब जब आप एक यूनिट का, अगर आप एक यूनिट का कॉस्ट निकाल लेते हैं तो मान लेते हैं एक यूनिट का कॉस्ट है 10 रुपया और आपने कितना बनाया 1000 यूनिट बनाया, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा 1000 इंटू 10, 10,000 रुपया। तो विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट यूनिट हम लोग टोटल कॉस्ट को निकाल पाते हैं। इट इज़ द एरिया और डिपार्टमेंट वेयर कॉस्ट आर इनकर्ड, ठीक है, मेजरमेंट में बोला गया है। इट इज़ द क्वांटिटी और यूनिट ऑफ ए आउटपुट, मतलब या तो पर यूनिट, या आप क्या बोल रहे हैं यूनिट ऑफ ए आउटपुट, मतलब टोटल आउटपुट को अगर क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे तो पर यूनिट कॉस्ट आएगा। जो भी प्रोडक्शन हुआ है, मतलब मान लेते हैं कि 1 लाख रुपया खर्चा हुआ है, 1 लाख रुपया खर्चा हुआ 1 लाख यूनिट के लिए, तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी 1 रुपया हो गई। तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख कर देंगे तो निकल जाएगा पर यूनिट कॉस्ट, उसी को बोला रहा है इट इज़ अ क्वांटिटी या यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है। लाइक पर लीटर, पर जॉब, पर टन, मतलब एक टन का क्या कॉस्ट है, एक यूनिट का क्या कॉस्ट है, एक प्रोडक्ट का क्या कॉस्ट है, उसको बोलते हैं यूनिट। नेचर क्या होता है इसका, कॉस्ट सेंटर का? इट इज ए कॉस्ट कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी। ऑब्वियसली कॉस्ट सेंटर में क्या हो रहा है, कॉस्ट सेंटर में हम लोग प्रॉपर जिम्मेदारी के साथ कॉस्टिंग को रिकॉर्ड कर रहे हैं और जो खर्चे वर्चे फालतू है उनको आइडेंटिफाई करके हटा देना, उसको बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल। और कॉस्ट यूनिट का नेचर क्या, इट हेल्प्स इन कॉस्टिंग असर्टेनमेंट एंड कंपेरिजन, हमें ये पता चलता है कि ओवरऑल हमारी पर यूनिट कॉस्ट क्या है, और विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट यूनिट हमें एक यूनिट की कॉस्ट मिलती है। कंपैरिजन में मदद मिलता है, कंपैरिजन का मतलब क्या होता है कि अदर यूनिट, अदर प्रोडक्ट, मान लो आप एक्स वाई जेड, तो एक्स की पर यूनिट कॉस्ट क्या है, वाई की पर यूनिट कॉस्ट क्या है, जेड की पर यूनिट कॉस्ट क्या है, तो उससे ये पता चलता है कि हर एक प्रोडक्ट की अपनी अपनी कॉस्ट क्या है, ठीक है। कॉस्ट सेंटर का एग्जांपल क्या होगा, मशीन शॉप, मतलब एक मशीन है, मान लो मशीन शॉप का मतलब क्या होगा, मान लो एक शॉप है वहाँ पे बहुत सारी मशीन है, तो उस पर कितना खर्चा आ रहा है उसके लिए आप खर्चा, उसके लिए आप एक कॉस्ट सेंटर बना के रखे हैं। डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है। कॉस्ट यूनिट का एग्जांपल क्या होगा, पर मीटर ऑफ क्लोथ, पर पेशेंट पर डे, पर टन ऑफ स्टील, वही जो पढ़े थे ना कि पर पर पेशेंट पे कितना खर्चा हो रहा है, नर्सिंग होम वाले के लिए हो गया, ठीक है। पर टन ऑफ स्टील, एक टन स्टील बनाने में कितना खर्चा हो रहा है, इससे यूनिट बोलते हैं। प्री डिटरमाइंड ओवरहेड इन अ फैक्ट्री, तो प्री डिटरमाइंड ओवरहेड फैक्ट्री, अभी हम लोग पढ़े थे ना वो एब्जॉर्ब ओ आर आर पढ़े थे ना, अरे जो ओ आर आर हम लोग पढ़े थे ना, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, वही है। तो ऑलरेडी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। अरे ऊपर में जो क्वेश्चन 3, 4, 5 था, आई थिंक, मुझे याद नहीं, स्टार्टिंग पढ़े थे ना ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ओ आर आर, जिसको मैंने अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन पढ़ाया था, उसी सेम को बोलते हैं प्री ओवरहेड फैक्ट्री, ठीक है ना, वही सेम है, वही सेम है। इसका इंपॉर्टेंस क्या, नीड क्या है, ओ ओवरहेड रिकवरी रेट जो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होता है, या एब्जॉर्प्शन कॉस्ट का इंपॉर्टेंस, का पहला इंपॉर्टेंस है, हेल्प्स इन कॉस्ट अटेनमेंट ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द पीरियड। Actual overhead costs are known only at the end of year. Using the predetermined rate allow the factory calculate the cost of production continuously even before actual figures are available. मतलब with the help of absorption, with the help of overhead recovery rate, हम लोग ये पता कर लेते हैं कि हमें पूरे साल भर में एक यूनिट की कॉस्ट क्या होगी। मतलब विद द हेल्प ऑफ ओवरहेड रिकवरी रेट हम उससे ये पता कर लेते हैं कि पूरे साल भर में पर यूनिट की कॉस्ट क्या होगी। देखो एक्चुअल में क्या होगी वो तो साल एंड होने के बाद पता चलेगा, बट हम लोग स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं फॉरकास्टिंग में मदद करता है। फैसिलिटेट द क्विक डिसीजन मेकिंग, अगर हमने अगर बजट बनाया और स्टार्टिंग में ही लग रहा नहीं भैया हमारे बजट से ज़्यादा हो रहा है, तो आपने डिसीजन लिया कि भैया इसको डिसकंटिन्यू करेंगे, बट अगर बजट के अंदर है तो कंटिन्यू करिए, ठीक है। तो क्विक डिसीजन लेने में क्या करता है, मदद करता है। हेल्प्स इन बजटिंग एंड प्लानिंग, बोले ना बजट बनाने और प्लानिंग करने में क्या होता है, मदद मिलता है। हेल्प्स इन कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल, जो कॉस्ट कंट्रोल होगा, हाँ प्रॉपर रिकॉर्ड हो रहा है तो वो लोग पहले से ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो फिर एक्चुअल में पहले से रिकॉर्ड करके रख लेते हैं और साल खत्म होने के बाद फिर कंपेयर करते हैं कि जो भी हमने प्लानिंग किया तो सही था या गलत था। सेव टाइम इन कॉस्टिंग ऑपरेशन यूजिंग द प्री डिटरमाइंड
रेट अवॉइड द नीड फॉर रिकैलकुलेटिंग ओवरहेड ईच टाइम जॉब इज कंप्लीटेड। तो कहीं ना कहीं ये एक बार अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो तो हर बार इसको करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आपका टाइम क्या होगा, सेफ हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि यूजिंग द प्री डिटरमाइंड रेट अवॉइड द नीड फॉर रिकैलकुलेटिंग ओवरहेड। आपको हर साल नहीं करना पड़ेगा, एक साल आपने अच्छे से कर लिया, थोड़ा बहुत एस्टिमेशन नेक्स्ट ईयर लगा करके आपने अपना टाइम को बचा लिया। अब ये कॉस्ट एलोकेशन क्या होता है, कॉस्ट अपॉर्चमेंट क्या होता है, ओवरहेड में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जस्ट मैं एक बार रिवाइड कर। कॉस्ट एलोकेशन का मतलब क्या होता है, जो खर्चा जिस डिपार्टमेंट का है उसको उसमें डाल दो, ठीक है। जो खर्चा जिस जिस डिपार्टमेंट का है उसमें वो डाल दो। मान लो आपके पास तीन तीन डिपार्टमेंट है, एक्स वाई जेड, और एक खर्चा है 5,000, वो सिर्फ और सिर्फ एक्स से बिलोंग करता है तो एक्स में डाल दो। अगर वो वाई से बिलोंग करता है तो वाई में डाल दो। अगर वो जेड से बिलोंग करता है तो जेड में डाल दो। तो जो जो खर्चा जिस जिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है उसको उस डिपार्टमेंट में दिखा देना, दैट इज कॉल्ड एलोकेशन। कॉस्ट अपॉर्चमेंट का मतलब क्या हो गया, मान लो फैक्ट्री का रेंट। अब फैक्ट्री का रेंट, एक फैक्ट्री का जो रेंट है या पूरे कंपनी का जो रेंट है, जो पूरे कंपनी का रेंट है वो तो सारे डिपार्टमेंट के लिए है। तो अब मान लो एक कंपनी का रेंट आ रहा है 10 लाख रुपया, वो तो सारे डिपार्टमेंट का है। तो अब जिस डिपार्टमेंट ने ज़्यादा एरिया लिया है उसका एक रेशियो निकालो और हर एक डिपार्टमेंट में थोड़ा थोड़ा करके रेंट डाल दो, उसको बोलते हैं अपॉर्चमेंट, कॉस्ट अपॉर्चमेंट। तो प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़ाया था वही चीज़ होता है कॉस्ट अपॉर्चमेंट, ठीक है। क्वेश्चन 17, कॉस्ट, हाउ डू यू एट्रीब्यूट ओवरहेड कॉस्ट टू द जॉब, ठीक है। मीनिंग ऑफ एट्रीब्यूटिंग ओवरहेड कॉस्ट टू जॉब का मतलब क्या होता है, attributing overhead cost means charging to fair share of total indirect expenses like rent, electricity, depreciation or supervision to each job based upon how much service and benefit received। जैसे मान लेते हैं प्रोडक्ट, एक फैक्ट्री में 3 प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी, ठीक है। अब जो रेंट आ रहा है वो रेंट तो पूरी फैक्ट्री का आ रहा है, बिकॉज ये तीनों तो फैक्ट्री के अंदर बन रहे हैं, है ना। तो अब इस रेंट को हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ए में डालेंगे, प्रोडक्ट बी में डालेंगे और प्रोडक्ट सी में डालेंगे, ठीक है। तो फेयर तरीके से डालना है कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट ए बनाने में जितना रेंट आ सकता है उतना ही डालना, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो क्या बोल रहा है, इट इज द कॉस्ट मीन्स चार्जिंग अ फेयर शेयर ऑफ टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे रेंट आया ना, अब रेंट तीनों प्रोडक्ट का आएगा, तो ए में कितना जाएगा, बी में कितना जाएगा, सी में कितना जाएगा, ठीक है। इसी चार्जिंग को अपने बोलते हैं, इसी अपॉर्चमेंट को अपने बोलते हैं एट्रीब्यूटिंग ओवरहेड कॉस्ट टू द जॉब। कि हर एक ऑर्डर के लिए, हर एक ऑर्डर के लिए जितनी कॉस्ट होनी चाहिए वही कॉस्ट उसमें ऐड करोगे, ना उससे कम ना ज़्यादा। ऐसी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तो सारे ऑर्डर के लिए आ रही है। मान लो ऑर्डर ए है, ऑर्डर बी है, ऑर्डर सी है, तो ऑर्डर ए में जितना इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हुआ है उतना ही खर्चा दिखाना, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, ठीक है। तो 2 नंबर के लिए काफ़ी है ये वाला, 2 नंबर के लिए आता है, उससे ज़्यादा तो पूछेगा नहीं। व्हाट डू यू नो द लेबर टर्नओवर, ये वाला क्वेश्चन वाला ऑलरेडी डन है, ये क्वेश्चन वाला ऑलरेडी डन है, ठीक है। लेबर टर्नओवर क्या होता है, ऑलरेडी डन है हमारा। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है, देखो हम लोगों ने पढ़ा था ना मटेरियल चैप्टर में, स्टोर लेजर। स्टोर लेजर में क्या हो रहा था, ओपनिंग दिखाते थे, जब जब परचेज करते थे तो ऐड करते थे, जब जब इशू करते थे तो माइनस करते थे, यही ना। इसी को अपने बोलते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। जो स्टोर लेजर होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, स्टोर लेजर को ही अपने बोलते हैं स्टोर लेजर, ठीक है। Mention any two difference between the perpetual interest system and continuous stock taking. Mention the advantage of perpetual interest system. The perpetual interest inventory system is a system of continuous recording of receipts and issue of material. जैसे जैसे परचेज हो रहा है वैसे वैसे रिसीट्स में दिखाते जाओ, जैसे जैसे इशू हो रहा है उसको माइनस करते चले जाओ, सो दैट स्टॉक ऑफ ईच आइटम कैन बी नोन एट पॉइंट ऑफ टाइम विदाउट वेटिंग फॉर द फिजिकल वेरिफिकेशन। तो अगर आप अच्छे से परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को फॉलो करोगे तो हर वक्त आपको पता रहेगा कि आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, कितना इशू हो चुका है, तो आपको बार बार फिजिकल वेरिफिकेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब अगर आप जितना गया माइनस कर दिए, आया ऐड कर दिए, तो हर वक्त आपका जो हिसाब रहेगा वो एक्यूरेट रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, कंटिन्यूअस रिकॉर्ड रहता है, अप टू डेट बैलेंस को, जो आपका ओवरऑल स्टॉक का जो बैलेंस है उसको अप टू डेट करने के लिए। इंश्योर द कंट्रोलेबल द मटेरियल यूसेज एंड वेस्टेज, इससे आपको पता चलेगा कि ओवरऑल पूरे मंथ में या पूरे दिन भर में या पूरे हफ्ते भर में कितना मटेरियल का यूसेज है। मतलब आपको इससे ये पता चलेगा कि आप
पर मंथ कितना मटेरियल का कंजम्पशन करते हैं, पर डे कितना कंजम्पशन करते हैं। आपके पास आया था 500, अभी कितना बचा हुआ है, कहीं चोरी तो नहीं हो गया है। तो इससे कॉस्ट कंट्रोल का पता चलता है, साथ ही साथ मटेरियल यूजेस का पता चलता है। इट हेल्प इन द टाइमली रिप्लेसमेंट ऑफ द कॉस्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ द कॉस्ट। टाइमली रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, जब अगर कोई कॉस्ट, ठीक है, सपोज कोई स्टॉक है वो बेकार हो गया है, वो इन्फीरियर हो गया, तो उसको चेंज करके नया स्टॉक ला दो। तो विद द हेल्प ऑफ परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम हम लोग स्टॉक को भी टाइम टू टाइम क्या करते हैं, अपडेट करते रहते हैं। डिफरेंस क्या है ये देख लीजिए, ये तो आपको समझ में आ गया। कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग का मतलब क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेरीफाइंग स्टॉक कंटिन्यूसली एट द रेगुलर इंटरवल थ्रू आउट द ईयर। देखो ये तो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, और कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग का मतलब होता है कि कंटिन्यूस आप वेरीफाई करते रहो कि अगर बुक्स में 500 यूनिट आया है तो क्या सच में 500 यूनिट है। अगर बुक में दिखा रहा है कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है 1000 यूनिट, क्या सच में फिजिकली वेरीफाई करने के बाद 1000 यूनिट है या नहीं है। नेचर क्या हो गया, इट इज़ अ रिकॉर्डिंग सिस्टम, इट इज़ अ वेरिफिकेशन प्रोसेस। ये क्या होता है, फिजिकली वेरीफाई करते हैं। और परपेचुअल क्या हो गया, आपका रिकॉर्डिंग सिस्टम हो गया। पर्पस क्या, टू कंटिन्यूअस, टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टॉक क्वालिटी एंड वैल्यू विद द हेल्प ऑफ स्टोर लेजर या परपेचुअल क्वांटिटी। इससे ये पता चलता है कि ओवरऑल स्टॉक की वैल्यू क्या है, ठीक है। और कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग से ये पता चलता है कि टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ स्टोर रिकॉर्ड एंड डिटेक्ट द एरर फ्रॉड। अब स्टोर लेजर में आपने दिखाया कि मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है 1000 यूनिट, क्या सच में 1000 यूनिट है या नहीं है। तो इससे ये पता चलेगा फ्रॉड हुआ है या एरर हुआ है, ठीक है। एडवांटेज पढ़ लीजिएगा, आप लोग समझा दिया ना, एडवांटेज पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अच्छा बहुत ज़्यादा आगे कहाँ चले गए थे। एडवांटेज चलो, व्हाट डू यू नो बाय द कॉस्टिंग एंड स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव लोग पहले पढ़ चुके थे। कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, सुनो ना, मान लो एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट में, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस, फिर आप सारे के सारे इनडायरेक्ट खर्चे को क्या करते हो, उसमें ऐड करते हो। तो प्रोसेस ऑफ मेजरिंग कॉस्ट इज नोन एज कॉस्टिंग, ठीक है। जिस प्रोसेस से आप कॉस्ट को मेजर करते हो, जिस मेथड को आप यूज करते हो एक प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालने के लिए, उसी प्रोसेस को, उसी मेथड को बोलते हैं कॉस्टिंग। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द दीज कॉस्ट साइंटिफिकली नोन एज कॉस्टिंग, ठीक है ना। कॉस्टिंग इज अ वाइटल पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। हम लोग क्या करते हैं, मान लो ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग बहुत सारे मेथड फॉलो करते हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। दैट प्रोसेस, दैट मेथड इज नोन एज कॉस्टिंग, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। लास्ट पेज क्यों आ जा रहा है, वही मैं देख रहा हूँ, लास्ट पेज क्यों आ जा रहा है। एक मिनट रुक जाओ, पता नहीं कैसे लास्ट पेज आ जा रहा। ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी हम लोग डन चुके हैं, बार बार पूछ रहा है, ये सारे ईयर पेपर है, ऐसा कुछ नहीं कि ईयर पेपर नहीं है। कॉस्ट यूनिट यूज इन द फॉलोइंग इंडस्ट्री, चलो ट्रांसपोर्ट में क्या यूज करते हैं, पर पर किलोमीटर या पैसेंजर पर किलोमीटर, ओके। पावर में हॉर्स पावर या KWH। हॉस्पिटल में क्या है भाई, पर पेशेंट या बेड या पर पेशेंट के हिसाब से हम लोग कॉस्ट को मेजर करते हैं, ओके। शुगर में आपका पर टन या आपका पर क्विंटल या पर टन के हिसाब से हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है, शुगर को। फिर सीमेंट पर टन के हिसाब से होता है। टेक्सटाइल मीटर के हिसाब से होता है, पर मीटर या पर किलोग्राम ऑफ क्लॉथ, कोई एक आ जाएगा, कोई एक लिख दीजिएगा। ऑटोमोबाइल मतलब व्हीकल का बात होता है, ठीक है। पर कार या पर स्कूटर या पर मोटरसाइकिल, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो लोग एक एक कार का खर्चा निकालते हैं, एक कार बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, एक स्कूटी बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, एक बाइक बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, पर व्हीकल। इलेक्ट्रिसिटी KWH और किलोवाट आवर। टॉय मेकिंग आपका पर टॉय या पर बैच, पर टॉय या पर बैच के, एक बैच मतलब एक बैच में मान लो 100 टॉय है, एक बैच में मान लो 100 टॉय है, तो पर बैच या पर टॉय। पावर जनरेशन वही KWH। ब्रिक्स वर्क्स, ब्रिक्स वर्क आपका होगा पर 1000 ब्रिक्स। तो मान लो 1000 जो ब्रिक्स है ना, जैसे ईंट हो गया यहाँ पे, तो मान लो 1000 ब्रिक्स मतलब 1000 ईंट को एक ट्रॉली बोल दिया, या एक पर 100 ब्रिक्स। तो जो ब्रिक्स वर्क्स होता है ना, पर 1000 ब्रिक्स हिसाब से होता है, ठीक है ना। एडवर्टाइजिंग एजेंसी मतलब पर एडवर्टीजमेंट या पर कंपेनियन।
कॉस्ट सेंटर क्या होता है, मेन पर्पस क्या कॉस्ट सेंटर का ऑलरेडी डन है। फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है, फैक्ट्री में जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। रेंट का खर्चा, मशीन का डेप्रिसिएशन, लेबर ओवर का जो खर्चा होता है, मतलब प्रोडक्शन करने में जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, स्टेट द स्टेप टू बी फॉलोड चार्ज अपॉन फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने ओवरहेड ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, बहुत बार डिस्कस किया, दोबारा नहीं पढ़ूंगा, बस आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, मशीन आवर रेट का मतलब क्या होता है, मशीन आवर रेट का मतलब होता है 1 घंटे जब मशीन चलती है तो हर 1 घंटे पे मशीन पे खर्चा कितना होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय मशीन आवर वर्कड। ठीक है, मतलब हर 1 घंटे ये मशीन आवर रेट क्या होता है, एस्टिमेशन होता है कि हर 1 घंटे जब मशीन वर्क करेगी, मशीन चलेगी, तो हर 1 घंटे मशीन पे कितना खर्चा आएगा, उसको बोलते हैं मशीन आवर रेट। जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा और फॉर्मूला लिख लीजिएगा। ठीक है, ओवर रिकवरी अंडर रिकवरी क्या होता है, ये सब ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया। तो अब जिसको भी ना ये ओवरहेड क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है, अंडर रिकवरी क्या होता है, ओवर रिकवरी क्या होता है, भाई ओवरहेड का 4 घंटे का वीडियो मैंने डाला है। और अगर आपको लेट से थ्योरी वाले पोर्शन में तकलीफ हो रहा है ना, तो आप मेरा सेम टू CCF कॉस्ट अकाउंटिंग क्रैश कोर्स बैच बोल करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करिएगा, 2 या 3 नंबर पे ही होगा आपको कॉस्ट प्लेलिस्ट बोल के, उसमें ओवरहेड का पार्ट ए वाला वीडियो देख लीजिएगा। स्टार्टिंग का हाफ एन आवर मैंने पूरा थ्योरी ही बताया कि डायरेक्ट कॉस्ट किसे बोलते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट किसे बोलते हैं, और इसका क्लासिफिकेशन क्या, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर इसमें दिक्कत होगा तो वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपका ये सारा का सारा थ्योरी है, इसको मैं टेलीग्राम में डाल दे रहा हूँ। जस्ट थ्योरी को एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, जस्ट थ्योरी को रीड आउट कर लीजिएगा, ये एक ही चीज़ है, थ्योरी को जस्ट आपको रीड आउट करना है। ठीक है, एक्स्ट्रा आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं, जस्ट इसको रीड आउट कर देना है और कुछ छोड़ के नहीं है, बना करके लेके आना। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा और लास्ट मिनट MMHRM का रिवीजन में हम लोग मिलेंगे साथ में। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।